मेरा रिश्ता उन घरानों में से है जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे जीवन जीते हैं। मेरे पिताजी एक फर्म में काम करते हैं। हालांकि उनकी तनख्वाह से हमारा 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से चल पाता है। हमारा घर 2 कमरों का छोटा सा दरबा है। मैं तो इतनी बदनसीब लड़की हूँ जो कि सिर्फ गरीबी का शिकार नहीं थी, बल्कि मेरी काली रंगत, चेहरे पर बने हुए चेचक के निशान भी मेरे लिए बदकिस्मती के दाग थे। पिताजी की कम कमाई की वजह से खाना ही कम मिल पाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, इसीलिए मेरी पढ़ाई भी पूरी न हो सकी। मेरी बढ़ती उम्र और पिताजी की घटती तनख्वाह देखकर माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि घर की बड़ी लड़की मैं ही थी। बाकी 2 बहनें और एक भाई मुझसे छोटा था। हालांकि वो सब देखने में मुझसे कहीं बेहतर थे। ऐसा लगता था कि खानदान की सारी बदनसीबी मेरे हिस्से में लिख दी गई है। माँ के कहने पर लोग रिश्ता कराने पर राजी हुए। कई बार लड़के वाले देखने आते, लेकिन मेरी काली रंगत को देखते ही उठकर चले जाते। मेरी माँ मुझको यूं ताना देती जैसे मेरा काला रंग मेरा बहुत बड़ा कसूर हो। एक बार तो मेरी माँ ने ये भी कह दिया कि शिवानी, अगर रंग अच्छा न ला सकती थी तो किस्मत ही अच्छी ले आती। मैं अपनी माँ का ये ताना खामोशी से सुन गई और अपने कमरे में उठकर आ गई। कमरे में आकर बैठ गई और आईने में अपनी शक्ल, जो कि बिल्कुल भद्दी थी, उसको देखने लगी। देखते देखते मैं यही सोच रही थी कि मेरी शक्ल और सूरत मामूली सी लड़की से भी कमतर है, और इस पर सितम ये कि मेरे चेहरे पर चेचक के दाग, जो कि मुझे और खराब बना रहे थे। ऐसा चेहरा था कि कोई नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करता, तो शादी की तो बात बहुत दूर की है। ऊपर से पिताजी कमाते इतना कम थे कि मोटा दहेज देकर भी शादी नहीं कर सकते थे, और फिर सोने पर सुहागा ये कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो ये भी रिश्ते में एक रुकावट थी। अक्सर शक्ल सूरत कम हो तो दहेज और पढ़ाई, इन दोनों की भरपाई कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हर चीज़ की कमी थी। इसीलिए जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शक्ल सूरत तो तेरे पास है नहीं, शायद तेरी कम उम्र की वजह से कोई तुझसे शादी कर लेगा। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। मेरे रिश्ते नाते मुझे देखकर नाक मुँह चिढ़ाते और वापस चले जाते। एक बार मेरे लिए एक लंगड़े लड़के का रिश्ता आया। मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए एक अपाहिज का रिश्ता आया है, तो मैंने माँ से कहा कि मैं इस लंगड़े से शादी नहीं करूँगी। मैं कोई अपाहिज थोड़ी हूँ जो किसी भी ऐसे रिश्ते के साथ मेरी शादी कराना चाहती हो। ये सुनकर मेरी माँ ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कहने लगी, अरे तू अपनी शक्ल तो देख, इस शक्ल पर क्या तुझे कोई शहजादा मिल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसे ही ताने देती रहती थी। मैं ये सुनकर रोने लगी और सोचने लगी कि शायद मैं इतनी ही बदसूरत हूँ जितनी अपनी माँ को लगती हूँ, या फिर शायद मेरी माँ ही मुझे दुनिया की नज़रों से देखती है। हालांकि मैंने तो सुना था कि औलाद जैसी भी हो, माँ को हमेशा प्यारी ही लगती है। मैं अपनी माँ को हमेशा ही चुपती रहती थी। हालांकि सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर पर उठा रखी थी। इस पर मेरी माँ की घूरती नज़रें मुझ पर रहती थीं। मैं तैयार होकर शाम को उन लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से जाकर बैठ गई। लड़का भी उन लोगों के साथ ही आया था। उसकी एक टांग में पोलियो था, लेकिन शक्ल सूरत का थोड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अलग ही एहसास आए। कुछ ही देर बाद वो एकदम से खड़ा हो गया और अपने घर वालों से कहने लगा कि वापस चलो, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि ऐसी किसी भी काली पीली लड़की से शादी कर लूँ। उसने ऐसा कहा जैसे कोई बहुत ही बदसूरत लड़की उसके सामने बैठी हो। अपनी इस बेइज्जती पर मेरा दिल टूट गया। अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़का मेरे ही सामने आकर मुझे इस तरह जलील करके गया हो। लेकिन यहाँ बात अलग थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई रो रही थी। मेरा दिल अपनी बदकिस्मती पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। एक अपाहिज शख्स ने भी मुझे इतनी बुरी तरह से जलील कर दिया। क्या मैं किसी के भी काबिल नहीं थी? मेरी माँ अब मुझे बहुत बुरा समझने लगी थी। कहती थी, मुझे तो लगता है तेरी शादी के लिए मुझे किसी बाबा की मन्नत मांगनी पड़ेगी। चल, किस्मत में गरीबी तो हमारी वजह से लिख कर लाई थी,
मगर इस सड़ी सी शक्ल का क्या करूं? शक्ल तो अच्छी ले आती, अब बैठी रहना हमारे सीने पर मूंग दल के। ये सुनकर मेरा दिल चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, या मुझे कोई ऐसी बीमारी ही लग जाए जिससे कि मैं मर जाऊं। मेरे बाकी के बहन भाई भी इसी उम्मीद पर थे कि कब मेरी शादी हो और उनको भी आज़ादी मिले। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर ही गुजर जाएगी और इसी तरह अपनी माँ के ताने सुन सुनकर एक दिन मैं ही मर जाऊंगी। मेरे दिल से ये दुआ निकली कि काश मेरा कहीं दूर से रिश्ता आए, ऐसी जगह से कि मैं दोबारा अपने घर वालों की शक्ल तक न देख सकूं, जिन्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ। जैसा भी होगा, काना लंगड़ा लूला, मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन मुझे अपनी माँ की बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी माँ ने मोहल्ले की औरतों से मेरे रिश्ते की बात कर रखी थी, लेकिन अब तक वो जितने भी रिश्ते लेकर आई थीं, सभी ने मेरी शक्ल को सामने रखते हुए मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हालांकि वो सारे के सारे रिश्ते बहुत कम दर्जे के घरानों से ही आते थे। कोई ड्राइवर था, कोई सब्जी बेचता था, तो कोई मोची था। लेकिन इस बार जो रिश्ता वो लेकर आई थी, उसे सुनकर मेरी माँ तो कुछ देर तक पलक झपकना ही भूल गई। वो कहने लगी, क्या सच में उन्होंने हमारी बेटी शिवानी को पसंद कर लिया है? उन्होंने क्या फोटो भी देखी है? तुम सच सच कह रही हो ना? बताओ ना, क्या उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया है? मेरी माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस औरत के हिसाब से वो लोग बहुत अमीर थे। मेरी माँ पर तो शादी करने का भूत सवार ही था। वो कहने लगी कि फ़ोन करो उन लोगों को कि वो जल्दी से हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएं। अगर उन्होंने फ़ोटो देख ही लिया है तो ये रिश्ता हम जल्द से जल्द तय कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर अपने घर चले जाएं। वो रिश्ते वाली कहने लगी कि हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने शिवानी का फ़ोटो दिखाया है और उन्होंने शिवानी को पसंद भी कर लिया है। मुझे अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भी किस्मत चमक सकती है। हम शायद चमत्कार पर कुछ ज़्यादा ही यकीन रखते हैं। कभी कभी अपने हालात से तंग आकर हकीकत से आंख मूंद लेते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उन लोगों को मुझे देखने के लिए आना था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे पता था कि इन लोगों ने लड़की को पसंद कर लिया है। और अब मैं सोच रही थी कि लड़के में पता नहीं कौन सा ऐब होगा, क्योंकि पैसे में तो वो कम नहीं है। तो फिर किस वजह से मुझ जैसी लड़की को उन्होंने पसंद किया है? चेहरे पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, चेहरा बिल्कुल सादा ही रखा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे मेरे असल रूप में देख लें, कि ये ना हो मेरी तस्वीर पर लगाया गया फिल्टर उन्हें धोखे में रखे। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था वो लड़का भी मुझे इस अपाहिज की तरह से जलील करके चला जाएगा। मैं जब कमरे में आकर बैठी तो मेरी एक नज़र ही सामने बैठे नौजवान पर पड़ी। वो तो गबरू जवान था, बहुत ही हैंडसम सा लड़का था। रंगत भी एकदम गोरी चिट्टी थी और अमीर तो वो बहुत ही थे। बस एक पल की हमारी नजरें आपस में मिली और मेरा दिल यूं हो गया जैसे अभी मेरे सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। वो मेरी तो क्या, मेरी सारी दोस्तों और मेरे पूरे खानदान की लड़कियों की सोच से भी कहीं आगे बढ़कर था। वो ऐसा लड़का था जिसे देखते ही अच्छी से अच्छी शक्ल वाली लड़की उससे शादी करने को राजी हो जाए। हालांकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा न हो ये लोग अचानक उठकर खड़े हो जाएं और मुझे सुनाते हुए बाहर चले जाएं, क्योंकि जब इतने गए गुजरे लड़के ही मेरे मुंह पर मुझे जलील कर चुके थे तो अब इनका तो कहना ही क्या था। मेरा दिल चाहा कि उठकर मैं कमरे के बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि 100% इनकार ही होगा। वो लड़का मुझ पर फटकार डालते हुए मेरे घर से निकल जाएगा और मैं रिश्ते के नाम पर और ज़्यादा जलील होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस नौजवान की नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। उसकी आंखों की तपिश ने मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ा कर रख दिया था। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब उस नौजवान ने अपने पास बैठी अपनी माँ से कहा कि मॉम, मुझे ये लड़की पसंद है, आप इसे मंगनी की अंगूठी पहना दीजिए।
मेरा दिल तो ये सुनकर धड़कना ही भूल गया था कि मैं इसे पसंद हूँ। आखिर मैं कैसे इसे पसंद आ सकती हूँ? एक गरीब सी लड़की जिसकी रंगत भी सांवली है, वो आखिर इस खूबसूरत और हैंडसम लड़के को किस तरह से पसंद आ सकती है? अचानक से मेरी नज़र जब दोबारा उस लड़के से मिली तो मैंने देखा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी अक्ल पर शक होने लगा। मुझे लगा ये शख्स ज़रूर मेंटली तौर पर पागल है और शायद इसीलिए मैं उसे पसंद आ गई हूँ। हद तो ये हुई कि उसकी माँ ने भी बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। ये बात भी मेरे लिए बड़ी झटके की थी। मेरी माँ की तो खुशी के मारे बाँछें खिल गई थी। मुझे लगा ये सब कोई ख्वाब सा है। अभी मैं नींद से जाग जाऊंगी तो ये हसीन ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ना तो मैं हुस्न की परी हूँ, ना मेरे पिताजी के पास कोई बहुत बड़ी दौलत है और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे तो ढंग से इंग्लिश बोलना और पढ़ना भी नहीं आता। मेरे पास तो कोई भी खूबी नहीं थी। मेरी अक्ल हैरान थी कि मैं उन्हें पसंद आ गई, लेकिन मेरी माँ उसे किस्मत का खेल समझकर फूली नहीं समा रही थी। मेरे हाथ में राजेश के नाम की अंगूठी सज चुकी थी जो बहुत कीमती थी। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दी। आनन फानन में कुछ ही दिनों के बाद मेरी राजेश के साथ शादी हो गई। उन्होंने दहेज में भी हमसे कुछ नहीं मांगा था। यहाँ तक कि मेरी दुल्हन वाली ड्रेस भी मेरी ससुराल से ही आई थी, जो कि बहुत महंगी लग रही थी। मुझे बहुत ही महंगे पार्लर से तैयार कराया गया था। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अप्सरा हूँ। मेरी काली रंगत मेकअप की मोटी मोटी परतों के पीछे छुप गई थी। आज ही जिंदगी में पहली बार मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारी थी। मैं आज अपने घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के लिए भी खास बन चुकी थी। सभी मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे। कुछ लोगों की आंखें तो अब भी यकीन का घूंट नहीं पी पा रही थीं कि मेरा पति इस कदर हैंडसम और मालदार है, जिसे देखकर लोग उंगलियां मुंह में दबा लें। मैं बड़े ठाठ के साथ रुखसत होकर अपने छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से महल में आ गई। मेरा कमरा भी इतना बड़ा था जितना तो मेरा पूरा घर भी नहीं था। एक खूबसूरत से बेड पर बैठी मैं अपनी किस्मत पर खुशियां मना रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही घर है। मैं बड़ी हैरत से उस कमरे को देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने राजेश को देखकर मेरा दिल मेरे सीने में थमसा गया। वो ऐसा नौजवान था कि जिसकी तमन्ना हर लड़की कर सकती थी, लेकिन वो मेरा नसीब बन चुका था। मेरे पति ने मुझे उस रात हर खुशी दे दी जिसकी एक बीवी को तमन्ना होती है। वो मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कोई बहुत हसीन लड़की हूँ, कोई अप्सरा हूँ। मगर उस वक्त मुझे अपनी सांवली रंगत का भी ध्यान नहीं था। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ और राजेश मेरे साथ बैठे हुए मेरे हुस्न में चार चांद लगा रहे हैं। 4 दिन बाद राजेश ने मुझ पर मोहब्बत ही निछावर की थी। मुझे अपने आप बहुत हसीन लग रहा था। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ के घर में तो मैं अब आई हूँ। अब तक मैं ससुराल में ही रह रही थी। 15 दिन बाद ही राजेश मुझसे कहने लगे कि तैयारी कर लो, हम लोग हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। ये खुशी सुनकर तो मेरे अंदर तितलियां सी उड़ने लगी। फिलहाल कुछ दिनों के अंदर ही हम हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस आ गए। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और राजेश के साथ जहाज का सफर करते हुए जब मैं मॉरिशस पहुंची, वहां की जमीन पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन ये शायद मेरे ख्वाबों से जागने का वक्त था। यहाँ पहुंचकर राजेश मुझे एक होटल में ले गए। बहुत बड़ा और आलीशान सा होटल था। वहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कमरा लिया और मुझे कमरे में ले जाकर मुझसे कहने लगे, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे काफ़ी थकी हुई लग रही हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट कर आ जाऊँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए फ़ौरन लेट गई। लेटते ही मेरी तुरंत आँख लग गई और मैं सो गई। शाम गहरी हुई तब मेरी आँख खुली, लेकिन अभी तक राजेश का कोई पता नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे ना तो इंग्लिश में बात करनी आती थी और ना ही मेरे पास पैसे थे कि मैं खाना मंगा सकूं। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। बेमकसद ही कई घंटों से खिड़की के बाहर देख रही थी। मुझे लगा कि अभी राजेश आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
रात गहरी हो गई थी और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल अनजान सी जगह थी। ना मैं यहाँ के रास्ते जानती थी और ना ही मुझे यहाँ का माहौल पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राजेश आखिर कहाँ गए हैं, जो अभी तक नहीं आए। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। मुझे लगा राजेश आ गए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर एक अंग्रेज़ आदमी खड़ा था जो मुझसे टूटी फूटी हिंदी में पूछने लगा कि क्या आप राजेश के साथ आई हैं। तो मैं पहले ही परेशान थी, ये सुनकर मैं रोने ही लगी। मुझे यूं रोता देखकर वो शख्स वापस चला गया। मैंने सोचा हिम्मत करके खुद ही बाहर निकल कर देखती हूँ कि राजेश कहाँ है। मैं अपना पर्स लेकर बाहर निकली और जहाँ तक मेरे बस में था होटल के आसपास देखने लगी। कुछ गलियाँ, कुछ सड़कें छानी और जल्द ही थककर वापस होटल में आ गई, लेकिन राजेश मुझे कहीं नजर नहीं आए। होटल आकर मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी कि अगर राजेश वापस नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, नहीं मेरे पास अपने घर का कोई फोन नंबर था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर राजेश से ही फोन करवाऊंगी और फिर अपनी माँ से बात करूंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका और ये आफत मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली, यहाँ तक कई घंटों की मेहनत के बाद भी मुझे सड़कों पर राजेश का पता ही नहीं मिला और अब मैं यही सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगी। राजेश न जाने कहाँ चले गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद ही मुझ पर कयामत टूटने वाली है। कुछ ही देर में मेरे कमरे पर दोबारा आहट हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही अंग्रेज़ खड़ा था। वो मुझसे कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो आदमी मुझे अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले गया। कहने लगा, तुम्हारा पति हमारे होटल की गाड़ी में ही गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश मर चुके हैं। मैं तो ऐसे हो गई जैसे कोई पागल होता है। आंखों में आंसू भरे मैंने वो बॉडी देखी जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। उसे देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। उनको तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे इस देश के कानून नहीं पता थे। तभी एक शख्स ने कहा कि तुम अपने घर पर फ़ोन करके इस बात की खबर दे दो, लेकिन मेरे पास तो नंबर भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं किसी को फ़ोन न कर सकी। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। रोती पीटती मैं वहां से वापस होटल के कमरे में आ गई। जब मैंने सामान खोलकर अपना पासपोर्ट ढूंढा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि ये मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। न मेरे पास पैसे थे, न ही पासपोर्ट था और न अब मेरे पास राजेश था। यहाँ तक कि मुझे यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। मुझे तो राजेश के घर का भी अता पता कुछ नहीं मालूम था और यहाँ पड़े हुए सामान से भी मुझे कुछ ऐसा काम न मिला। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने मुझे राजेश की डेड बॉडी को भी नहीं दिया, क्योंकि वो उसके लिए पैसे मांग रहे थे और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। जो आदमी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था वो मुझे ये सारी खबरें बता रहा था। शायद वो इस होटल का मैनेजर था। वो मुझसे कहने लगा कि बिना पासपोर्ट के तुम्हें यहाँ की पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से वापस अपने देश जा सको, और तुम्हारे पति ने बस आज रात तक का ही किराया हमें दिया था, तो अगली सुबह तुम्हें ये होटल भी खाली करना पड़ेगा। मैं भूखी प्यासी इतने बड़े गम को झेल रही थी कि अब कल सुबह मुझे ये होटल भी खाली करना होगा। मैं इस नए गम को झेल न सकी और मेरी आंखें लगातार रोने लगी। मेरे लिए ये सब मौत से ज़्यादा खतरनाक था। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ और तुम्हें पता है मेरे पति की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और मेरे पास कोई पता ठिकाना नहीं है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि देखो, तुम परेशान तो हो, लेकिन ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो खुद यहाँ पर नौकरी करता हूँ। मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझे रोता देखकर वो बाहर चला गया। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि बस सारे गम भूलकर मुझे इस वक्त खाना चाहिए था।
कुछ देर बाद वो आदमी दोबारा आया और उसके साथ एक वेटर भी था जिसके हाथ में खाने की थाली थी। वो मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ये भलाई कर सकता हूँ कि आज रात का खाना तुम्हें खिला दूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में इस होटल में नहीं रख सकता। तुम्हें सुबह हर हाल में ये होटल खाली करना होगा। देखने में वो आदमी अंग्रेज लग रहा था, गोरी रंगत, हरी आंखें और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलकर मुझे समझा रहा था। मैं बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये सोचकर परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत में फंस गई हूँ अभी उससे बाहर कैसे निकल पाऊंगी। आखिर किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार लूँगी और किस तरह से अपने घर वापस जाऊंगी। वहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे साथ हो चुका था। मैंने खाना खाया और रोते रोते सो गई। अगली सुबह ही वो आदमी मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं रोने लगी, उसके हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसा करो कि तुम मुझे इस होटल में नौकरी दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी, झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन धोने तक। इस पर उसने कहा कि तुम तो हमारी भाषा भी नहीं जानती हो और न ही तुम्हारे पास पासपोर्ट है, इसलिए इस होटल में तो क्या, कहीं भी तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाओगी। और ये कहकर वो बाहर जाने लगा। तभी अचानक वो जाते जाते वापस पलटा और मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने और नौकरी दोनों का इंतज़ाम करवा सकता हूँ। मेरे पास उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ चली गई। जहाँ मुझे वो लेकर गया था वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें छोटे छोटे से फ्लैट हैं। उसने एक फ्लैट के पास जाकर घंटी बजाई। अंदर से बड़ी सांवली रंग की लेकिन मॉडर्न कपड़े पहने हुई लड़की निकली। शक्ल सूरत से इंडोनेशियन लग रही थी, लेकिन रंग और नक्शे से बिल्कुल मेरी ही तरह थी। फिर वो मुझे अंदर ले गई। साथ में वो आदमी भी था। उसने अंग्रेजी में उस लड़की से कुछ बातें की। उस कमरे में और भी लड़कियां थीं जो कि स्कर्ट पहने हुई थी। लगभग सारी ही सांवले रंग की थी। सांवली सी उनमें खड़ी हुई मैं अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से एक जगह बैठ गई, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक तो वो लड़कियां मुझे देखती रहीं, फिर आपस में न जाने किस भाषा में बातें करने लगी। फिर वो लड़की जो होटल के मैनेजर से बात कर रही थी मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी। उसके बाद उस लड़की ने मेरे बालों को काटना छाटना शुरू किया। मैं हैरान परेशान बस ये सब होता हुआ देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरे बालों का स्टाइल बनाने के बाद मेरे चेहरे पर बहुत कुछ लगा रही थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरा हुलिया ही बदल दिया। मैं हैरान इस बात पर थी कि मुझे तैयार क्यों किया जा रहा है। मैं तो ये समझ रही थी कि मुझे घर का कामकाज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। मुझे लगा शायद मुझे वेटर की जॉब करनी है। आखिर मेरा कमजोर दिमाग बस यहीं तक सोच समझ सकता था। करीब 1 घंटे के बाद उस होटल के मैनेजर के साथ 4 काले अंग्रेज भी कमरे में आए। शायद वो अफ्रीका के थे। उस लड़की ने मुझे उनके सामने बिठा दिया। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब इन सारे मर्दों को अपनी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को पैसे निकाल कर दिए। पैसे लेकर वो मैनेजर बहुत खुश हुआ। फिर मुझसे कहने लगा कि इस शख्स के साथ चली जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो गलत हाथों में पड़ गई। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। इस बात पर वो मैनेजर बहुत गुस्सा हुआ और मुझे घूरने लगा। साथ ही वो कहने लगा कि ज्यादा बकबक मत करो, वरना सड़कों पर भीख मांगती नजर आओगी। हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे और आती जाती गाड़ियों से भीख मांगती रहोगी। ये कहकर उसने मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में दे दिया। लंबे चौड़े काले से अफ्रीकी आदमी के साथ मैं घबराई हुई सी खड़ी थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गई। यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकती और न जाने ये कसाई जैसा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। वो आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। दरअसल वहाँ सारी लड़कियाँ अपने जिस्म को बेचने का धंधा करती थीं और मुझसे भी ये लोग अब यही काम लेने लगे। मैं रोज रोती थी, हर बार इनकार करती थी, लेकिन हार कर मुझे ये काम करना ही पड़ता था।
उस जगह पर ऐसे लोग आते थे जिन्हें सांवली लड़कियां पसंद थीं और उन्हीं की मांग थी और उनकी ज्यादा कीमत दी जाती थी। मैं हर रात सोने से पहले ये सोचती कि काश मेरे पति राजेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मेरी शादी की मेरे साथ कुछ अच्छी यादें भी थीं, इसीलिए मैं यही सोचती कि काश राजेश जिंदा होते या कहीं से राजेश जिंदा होकर आ जाएं और मुझे इस दलदल से निकाल कर अपने घर ले जाएं। लेकिन मुझे पता था कि ये सब मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, हकीकत तो इसके बिल्कुल अलग है। और मैं अपनी किस्मत को रोते रोते सो जाती। सुबह उठकर भी अपनी किस्मत को रोती कि मैं किस नर्क में फंस गई हूँ। एक बार मैंने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर वो मैनेजर मुझ पर चीखने लगा, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही, जिससे गुस्सा होकर वो मैनेजर मुझे कमरे में ले गया और मुझे बहुत ज्यादा मारा, इतना कि मेरा हुलिया ही बिगाड़ दिया। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया। इसके बाद मेरे अंदर ऐसी ताकत ही ना बची कि मैं इनकार कर सकूं। मेरी सारी हिम्मत उस मारपीट से टूट गई थी। इसके बाद मैंने कभी इनकार नहीं किया। हालांकि ये काम मुझे पसंद नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ मेरा कोई अपना भी नहीं था। मैंने सब कुछ अब किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। यही धंधा करते करते मुझे 1 साल गुजर गया। एक बार मुझे इसी मैनेजर का सेठ अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। रात गुजारने के बाद जब मैं सुबह वापस जाने लगी तो उस सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई। जब वो नौकर आया, उसे देखकर तो मैं हैरान हो गई और वो आदमी भी मुझे देखकर घबरा गया था। ये तो राजेश ही था। मैं बेधड़क उसकी तरफ बढ़ी और मैं रोने लगी कि राजेश, आप जिंदा हैं? फिर मैंने पूछा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो सेठ, जो मुझे हैरत से देख रहा था, अचानक बोला कि ये लड़का तो हमारा नौकर है, जो हमारे कहने पर अलग अलग देशों से लड़कियों के साथ शादी करके उन्हें यहाँ पर लेकर आता है और फिर उन लड़कियों को हम यहाँ इस धंधे में लगाते हैं ताकि हम अच्छे पैसे कमा सकें। और तुम्हारे जैसे छोटे घरानों के लोग ऐसे मालदार और खूबसूरत रिश्ते को देखकर बिना कुछ सोचे समझे शादी की हामी भर देते हैं। ये सुनकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। मेरी बची कुची किस्मत भी खत्म हो गई। मुझे लगा कि अब मेरे पैर में हमेशा के लिए बेड़ियां पड़ चुकी हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होंगी। और मैं ये सोचती हुई ड्राइवर के साथ बैठकर वापस से उसी गंदे से फ्लैट में आ गई। और शायद अब जिंदगी की बाकी सांसें भी मुझे अपने इसी धंधे में निकालनी पड़ेंगी। लेकिन उस रात मैंने ये सोचा कि हमारे परिवार वालों ने बिना सोचे समझे मेरी शादी सिर्फ पैसा और हुस्न देखकर कर दी। उन्हें लगा कि शायद ये कोई चमत्कार है और हमारी लड़की बाहर के देश में जाकर बहुत खुश रहेगी। और ना जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां इसी तरह बेवकूफ़ बनकर अपने देश से इतनी दूर आ जाती हैं और यहाँ आकर इन जानवरों के हाथ बेची जाती हैं। आज सोने से पहले मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी जिंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी, लेकिन शायद लोगों को समझ आए और लोग अपनी लड़कियों का रिश्ता सोच समझकर करें। हर एक रिश्ते की छान पटक करें कि वो लड़की कहाँ दे रहे हैं। शायद इसी तरह से और किसी लड़की के साथ ऐसा न हो कि सिर्फ मेरी यही सोच थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम रिया है। मैं 25 साल की हूँ और मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ अपनी फुफेरी बहन की शादी में गई थी। वहीं एक राजाओं के खानदान के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए मुझे पसंद कर लिया। जब ये बात मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता को बताई तो मेरे माता पिता ने हाँ कर दी और मेरी शादी वहीं कर दी। अब रोज रात को मेरे जेठ मुझे अपने कमरे में बुला लेते। कभी वो मुझे सोने की चेन देते, कभी सोने का हार गिफ्ट कर देते और कभी कभी तो बहुत सारे रुपए पैसे मेरी गोद में डालकर कहते कि ये सब तुम्हारे हैं, जाओ ऐश करो। जब मैं ये बात अपने पति को बताती तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाते। आग बबूला होकर वो मुझसे कहते कि तुम मेरे बड़े भाई से दूर रहा करो, लेकिन वो तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। इसीलिए मैंने अपने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं रोजाना अपने जेठ के कमरे में जाती थी। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी।
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ, मैं उसे भी बहुत सारे गिफ्ट दूंगा। मैंने अपनी बहन को बहाने से बुला लिया और अपने जेठ के कमरे में छोड़ दिया। और जब मैं सुबह अपनी बहन के पास गई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे जेठ ने मेरी बहन के साथ, मेरे जेठ एक राज घराने से ताल्लुक रखते थे। मैं दूसरे गांव से शादी होकर इस गांव में आई। जब मैं शादी करके यहाँ पर आई तो मेरे लिए यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अलग था। घर पर मेरे माता पिता बहुत आराम से बात किया करते थे, हमसे भी हमेशा बहुत हल्की आवाज से ही बात किया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो अगर मेरे जेठ नॉर्मल बात भी करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे डांट रहे हों। मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरे पति तीनों ही उनसे बहुत डरते थे और जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते थे सब नौकरों पर चिल्लाने लगते थे। जैसे ही वो आते थे तो मेरी सास टीवी भी बंद कर देती थी और पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा जाता था। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई रहती थी और अपने जेठ से बहुत डरती रहती थी और जब मैं उन्हें चाय देती तो मेरे हाथ भी कांप जाते थे। जब तक मेरे जेठ कुछ कहते हम सब औरतों की जान हौल जाती थी क्योंकि वो गुस्से के बहुत ज्यादा तेज थे। जहाँ मैं शादी करके आई थी वहाँ पर ये लाजमी था कि मर्द एक से ज्यादा शादी करते ही हैं। ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। राजाओं के खानदान में बिहा कर आई थी। यहाँ पर दौलत की रेल पेल बहुत ज्यादा आम थी। दूसरी शादी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया था। उसने शादी के बाद मेरी पहली ख्वाहिश पूछी थी तो मैंने कह दिया था कि मेरे सर पर कभी भी तुम सौतन मत लाना। शुभम ने मुस्कुराते हुए मुझसे वादा किया था जिसमें मुहिम थी कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें समझ के बाहर थीं क्योंकि मेरे पति एक राजाओं के खानदान से थे। उनका बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब किसान परिवार से था और मैं उस गांव की भी नहीं थी। बस मैं उस गांव में अपनी बुआ की बेटी की शादी में आई थी कि मेरे जेठ की नज़र मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया था। फिक्र मेरे माता पिता को भी हुई थी कि एक राजा कैसे किसी गरीब की लड़की को अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे माता पिता ने मना नहीं करा था और नहीं मना करने की कोई वजह उनके पास थी। मेरे जेठ ने मुझे बिना दहेज के मांगा था और बदले में मेरे पिता को जमीन भी दी थी। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे और मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है कि मैं एक गरीब किसान की लड़की एक राजा की बहू बन जाऊंगी। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं देखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और ये सब एक सपना सा लग रहा था क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था। इन आसपास के गांवों में देखा था कि बड़े बड़े जमींदार राजा हम जैसे गरीब लड़कियों का इस्तेमाल जरूर करते थे, फायदा जरूर उठाते थे, पर लेकिन अपने घर की इज्जत नहीं बनाते थे और अगर उन्हें ऐसा करना भी पड़ जाता तो मजबूरन उसकी हैसियत सिर्फ नौकरानी की तरह ही होती थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाया था। मैं जब भी ये बात सोचती थी तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं, हर गांव का जमींदार गलत नहीं होता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है और ये लोग कभी घाटे का सौदा नहीं खाते। ये मुझे बाद में पता चला और जो मुझे पता चला तो ये बहुत दर्दनाक था। इसने मुझसे जिंदगी भर का सुकून चैन छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुश मिजाज थी, अपने बड़े बेटे से बहुत डरती थी, यहाँ तक कि मेरे पति भी अपने बड़े भाई के आगे नजरें झुकाए खड़े रहते थे। गांव के लोग पहले से बहुत इज्जत करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब वाकया मेरे सामने पेश आया कि मेरी अक्ल दंग रह गई। मेरे जेठ किसी पंचायत में गए थे और जब वहां से लौटे तो उनके साथ ही 19 साल की लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी लड़की को अपने जेठ के साथ नहीं देखा था। लड़की सादे लिबास में थी। उसके रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी और अब भी वो दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वो लड़की अपने हुलिये से आम सी गरीब सी लड़की लग रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे जेठ ने उसे काम करने के लिए रखा है। हैरत की बात तो तब थी जब मेरे जेठ ने कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरे साथ साथ परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए थे। मेरी जेठानी भी जमीन पर बैठ गईं। मेरे जेठ 50 साल के थे और वो लड़की 19 साल की। बुरा तो हम सबको लगना ही था, लेकिन मेरे जेठ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत कहाँ थी। मेरे जेठ ने उस लड़की से कहा कि मेरे कमरे में जाओ और वो चुपचाप चली गई।
फिर मुझसे कहा कि इसे अच्छे से तैयार कर दो। ये सुनकर मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा। वो बेचारी रो रही थी। अब वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, एक औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उसे तैयार करा और अपनी जेठानी के पास चली गई। वो बेचारी रो रही थी और मैं उन्हें दिलासे दे रही थी। अजीब बात तो ये थी, जब वो लड़की सुबह कमरे से बाहर निकली तो कीमती साड़ी और जेवर पहने हुई थी। वो बहुत खुश थी। मैं बहुत हैरत में थी कि ये कैसी लड़की है जो इतनी उम्र के आदमी के साथ खुश है। वो लड़की एक से एक कीमती कपड़े पहनती और मेरे जेठ के साथ घूमने चली जाती। मैं ये सोचती, कैसी कमअकल लड़की है जो उम्र दराज आदमी के साथ खुश है। शायद वो दौलत की लालची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी इसी जाल में फंस जाऊंगी। एक दिन मैं उस लड़की के पास चली गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जब आई थी तो बहुत दुखी नजर आ रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपनी माँ का कर्जा अपने दुखों के सहारे चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं कहते और मुझे नए नए कपड़े लाकर देते हैं। और तो और इन्होंने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे जेठ ने शादी के बाद भी उसे छुआ नहीं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो हंसने लगी और तैयार होने लगी। वो लड़की बहुत चालाक थी। कैसे उसने मेरी जेठ को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे जेठ इस काबिल नहीं तो ये कब तक अपने जज्बातों पर काबू पाएगी। एक लड़की अपने जज्बात पर कैसे काबू पा सकती है? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई और उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए कि मेरे जेठ के बाद इस हवेली में सिर्फ मेरे पति ही हैं। लड़की बेकाबू होकर मेरे पति के साथ कुछ कर न दे। जब बड़ा भाई ये कदम उठा सकता है तो मेरे पति क्यों नहीं? मुझे अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। एक बार देर रात मेरी आंख खुली तो मेरे पति मेरे कमरे में नहीं थे। मैं घबराकर एकदम से उठी और नीचे गई। मेरे जेठ के कमरे में से दबी दबी आवाजें आ रही थी और उन पर मेरा ध्यान गया तो मानो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हों। हो सकता है वो लड़की मेरे जेठ को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और मेरे पति के साथ रात गुजारती हो। मैं कमरे के पास गई। मैं खिड़की खोलकर देखना चाहती थी। नीचे से खिड़की खोलने की कोशिश करी तो ऐसे ही मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ खींच लिया और मुझे गुस्से में खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम मेरे बड़े भाई के कमरे में क्यों झांक रही हो? मैं क्या करती? मुझे सच बताना नहीं था और झूठ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चुप रही और इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत डांट दिया। बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे नहीं लगता था कि इस मामले में मेरा कोई दोष था। हर लड़की अपने पति के लिए फिक्रमंद होती है और जब मेरे जेठ 50 साल की उम्र में ये काम कर सकते थे तो मेरे पति तो अभी भी जवान थे। और कुछ दिन बाद हमारे घर में जो हुआ उससे सब बहुत हैरत में थे कि मेरे जेठ ने उस लड़की को तलाक दे दी और उसके बदले में उन्होंने उसे बहुत सारे जेवर और रुपए पैसे दिए और लड़की दुखी भी नहीं लग रही थी। वो लड़की बहुत खुश थी। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि कोई भी लड़की अपनी जवानी में इतने बुजुर्ग आदमी के साथ तो पैसों के लिए ही शादी कर सकती है या फिर मजबूरी में। उसे पैसे मिल गए थे और उसे क्या चाहिए था। दूसरा झटका तो तब लगा जब 3 हफ्ते बाद मेरे जेठ एक और लड़की से शादी करके उसे घर ले आए। उस लड़की की उम्र 18 साल थी। वो किसी तनाव में ही आई थी। उसके साथ भी मेरे जेठ का रवैया ऐसा ही था। उसे भी मेरे जेठ ने हाथ तक नहीं लगाया था। वो उस पर भी ऐसे ही पैसे खर्च कर रहे थे। हर चीज के मालिक मेरे जेठ ही थे, इसीलिए मेरे पति को सिर्फ खर्चा ही मिलता था। उस घर की बहू होने के बाद भी मैं एक आम घराने की बहू की जिंदगी ही गुजार रही थी जैसी वो लड़कियां गुजार रही थी। मुझे तो अब शक होने लगा था कि मेरा जेठ इस उम्र में सठिया गया है, जो अपने भाई को देने के बजाय उन लड़कियों पर खर्च कर रहा है। उसको भी उन्होंने तलाक दे दी और उसे भी बहुत रुपया पैसा दिया। मेरे पति ये सब देख रहे थे कि 2 महीने में मेरे जेठ ने लाखों पैसे बर्बाद कर दिए और फिर मेरे जेठ ने तीसरी बार यही हरकत की तो मेरे पति बोल उठे कि ऐसा ना करो और उन्होंने बोला कि आप इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो मेरे जेठ ने जवाब दिया कि ये मैंने खुद कमाया है, इसका हक तुम नहीं रखते हो। ये कहकर वो अपनी तीसरी पत्नी को भी अपने कमरे में ले गए। अब तक सारी जायदाद मेरे जेठ के नाम पर ही थी और मेरे पति का खर्चा और भी कम कर दिया। इसीलिए मेरे पति गुस्सा करने के बाद भी खामोश रहे। जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, कपड़े लेकर आने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भाई ने पैसे नहीं दिए हैं, तुम खुद ही जाकर उनसे मांग लो।
मैंने सोचा गुस्सा ही ना कर दें। जब मैंने अपने जेठ से कहा तो उन्होंने मुझे 80,000 रुपए दे दिए और कहने लगे कि और ज़रूरत हो तो और मांग लेना। मैं खुश हो गई कि मेरे जेठ तो मुझ पर मेहरबान थे और अब तो वो आए दिन मुझ पर खर्चा करने लगे। कभी पैसे देते तो कभी सोने की चेन पकड़ा देते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी परेशानियों में ही गुजारी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक औरत इन सब की कीमत किस तरह देती है। मैं सोने की चेन लेकर बहुत खुश थी। रात को जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने उन्हें चेन दिखाई। वो ये देखकर बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े भाई से दूर रहा करो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, वो मेरे बड़े भाई की ही तरह हैं। जिस तरह मेरे पति ने मुझसे कहा था तो मैं चुप हो गई थी। मेरे जेठ आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि अब वो चौथी शादी करके आने वाले हैं। ये मैं सोच भी नहीं पाई थी कि मेरे घर से फोन आ गया कि मेरी बहन का रिश्ता आया है। मैं अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। मेरी बहन अभी 16 साल की थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह से आया था। वो शादी अभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं अपने पति से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें दे दूं, लेकिन उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं था। मैंने सोचा मेरे जेठ आजकल मुझ पर बहुत मेहरबान हैं, मैं उनसे पैसे लेकर दे दूंगी। मैंने माँ से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेरी बहन बहुत खुश थी। मैं कुछ दिन बाद हवेली पहुंच गई। मेरी जेठानी की भी तबीयत खराब थी। वो तो अपने कमरे में ही रहती थी और मेरे जेठ भी आजकल घर पर ही रहते थे। एक दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा यही मौका है, मैं जाकर जेठ से पैसों की बात कर लूं। मैं उनके कमरे में गई। मैंने दरवाजा बजाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मेरे जेठ लाखों रुपए टेबल पर रखकर हिसाब कर रहे थे। मैंने सोचा कितने पैसे मेरे जेठ के पास हैं, अगर 2-3 लाख मेरी बहन को दे देंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैं मासूम चेहरे से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप अगर 2 लाख रुपए दे दें तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। मैंने पहले भी ऐसी बहुत सी लड़कियों की मदद करी है। अगर मैं उनकी ऐसे ही मदद करता तो लोग मुझ पर शक करते, मेरे किरदार पर उंगली उठाते, कहते बुढ़े की लड़कियों पर नजर है, इसीलिए पैसे दिए जा रहा है। न जाने पैसों के लालच में उनके साथ क्या क्या करता होगा। लेकिन शादी के बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कुछ दिन उनको बहुत ऐश कराया, लाखों रुपए उन पर खर्च करे और फिर उनको डिवोर्स दे दी। उनके पास आज इतना पैसा है कि वो कहीं भी शादी कर सकती हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं उसे भी इतना पैसा दूंगा, वो भी अपनी शादी कहीं भी करा सकती है। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि कुछ दिन की ही तो बात है। वैसे भी जिस उम्र में मेरे जेठ पहुंच गए हैं वो रिश्ता निभाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये बात तो मैं और लड़कियों से समझ ही चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर वहां से आ गई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। मैंने अपनी माँ को फोन लगाया और उन्हें सब बताया। मेरी माँ कहने लगी कि तेरी बहन 16 साल की है और जो रिश्ता आया है उस लड़की की उम्र 20 साल की है। हमने इसीलिए ये रिश्ता पसंद करा था, उन दोनों की जोड़ी बनती है। तुम्हारी शादी भी तुम्हारे पति से इसीलिए कराई क्योंकि वो तुम्हारे जोड़ का था। तेरे जेठ से उसका जोड़ बिल्कुल भी नहीं बनता। मैंने कहा माँ, कौन सा उसको सारी उम्र मेरे जेठ के साथ बितानी है, बस 15 दिन की ही तो बात है। जिस उम्र में मेरा जेठ है उसने अपनी पहली 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है। मेरी माँ चुप सी हो गई थी। कहने लगी कि सोच कर बताती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन का फोन आ गया कि मेरे साथ ये सौदेबाजी नहीं होगी, मैं आपके जेठ से शादी नहीं करूंगी, और उसने गुस्से से फोन काट दिया। लेकिन मैंने माँ के घर जाकर अपनी माँ और बहन को खूब समझाया कि वो मान जाएं तो खूब सारा पैसा मिल जाएगा। बहन नहीं मान रही थी। वो मुझसे कहने लगी मेरा दिल नहीं मानता, आपका जेठ देखने में हट्टा कट्टा है और मुझे उसकी नजरें भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा मैंने उन 3 लड़कियों से पूछा है, वो तुम्हें छुएगा तक नहीं। अच्छा है तुम्हारा रिश्ता एक सही जगह हो जाएगा जो पैसों की वजह से रुका हुआ है। अपनी छोटी बहन से कहा मुझ पर भरोसा कर, तेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। तब उसने मेरी बात मान ली थी। जब मैंने जेठ को बताया कि मेरे घर वाले और मेरी बहन मान गईं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने अपने बालों पर रंग लगाया और उस दिन उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बनवाई थी। मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे।
अगर मैं उन्हें ये बात बता देती तो वो मुझे मना कर देते, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं उसी दिन अपने जेठ की बारात लेकर अपने घर चली गई। मेरी बहन बहुत मायूस थी, उसे इस शादी की जरा भी खुशी नहीं थी और शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले आई। मेरे जेठ तो इतने खुश थे जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा खजाना मिल गया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को उनके कमरे में बिठाते हुए बहुत बेचैनी हुई थी, लेकिन मैंने दिल को ये तसल्ली दे दी कि मेरा जेठ इस काबिल ही नहीं है। मेरी सास और जेठानी भी मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी। सुबह जब मेरे जेठ बाहर निकले तो वो बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर जैसे मेरा दिल किसी ने अपने हाथों में ले लिया हो। जल्दी से जेठ के कमरे में गई थी तो अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मानो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसकी बिखरी हालत देखकर और उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने उसे जानवरों की तरह रौंदा है। वो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, दीदी तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे जेठ ने तो जबरदस्ती मुझसे अपना हक वसूला है। वो इंसान नहीं हैवान है। ये सब उसने नाटक खेला था। उसकी नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। वो जानता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी हरगिज उससे नहीं करेंगे। उसने इस काम के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन नाकाम रहा था। इसीलिए उसने अपने भाई से आपकी शादी करवाई और जानबूझकर उन लड़कियों से शादी की और उनसे कहा कि आपसे झूठ बोलें कि वो इस काबिल नहीं है, ताकि आपसे जब वो मेरी बात करें तो पैसों के लालच में आप मान जाएं और वो मुझे डाइवोर्स भी नहीं देगा। ये भी मुझे उसी ने बताया है। मेरी कसूरवार आप हो दीदी, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बहन मुझे बद्दुआएं दे रही थी, वो मुझे कोस रही थी और मैं बेजान खड़ी थी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़े बैठी थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। लोग सच ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।